गुड मॉर्निंग बच्चों। पंज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद जाकिर। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय का मॉडल सेट, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, जिससे प्रश्न आने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो से अधिक लाभ उठाएं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको क्वेश्चन के साथ आंसर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न आप लोगों का बायोलॉजी से है, जिसमें पहला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है जड़ में, पुष्प में, तना में और फल में। जो आपका करेक्ट आंसर है वह आपका है पुष्प में। यानी कहने का मतलब है पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ होगा हरे पौधों में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में ही होती है। तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ऑप्शन आप लोगों का है जल से, ऑप्शन बी है ग्लूकोज से, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑप्शन डी है डिक्टियोसोम से। तो आप लोगों का आंसर जो होगा वह ए होगा, जल से। ऑप्शन 4 आप लोगों का दिया हुआ है कि ऑप्शन 4 आप लोगों का है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अमाशय में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में और ऑप्शन डी है मुंह में। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा अमाशय में। आप लोग इस बात को आप याद रखोगे कि जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है, जहां से जठर रस का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए है आप लोगों का स्टोमेटा में, ऑप्शन बी है केंद्रक में, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया में और ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य में। आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वह कोशिका द्रव्य है। यानी कहने का मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। ऑप्शन ए है वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी है अवायवीय श्वसन, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, अर्थात वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन के द्वारा ही इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है मेडुला और ऑप्शन डी है थायराइड। इसका करेक्ट आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। ऑप्शन बी सही है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है विसरण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है परागण और ऑप्शन डी है निषेचन। जो आप लोग का करेक्ट आंसर है वह है वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि घेघा रोग पनपता है। ए रक्त की कमी से, बी चीनी की कमी से, सी आयोडीन की कमी से और डी मोटापा से। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वह है आयोडीन की कमी से। यानी आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी है लिम्फ, सी है सीरम, डी सफेद रक्त कणिकाएं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो ब्लड चढ़ाने के बाद से उस बोतल में जिसमें ब्लड होता है उसमें हल्का पीले रंग का एक पदार्थ बचता है, उस पदार्थ को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर और ऑप्शन नंबर डी है स्फिग्नोमैनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर, यानी रक्तचाप स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ही मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है जंतुओं में, ऑप्शन नंबर बी है पौधों में, ऑप्शन नंबर सी पौधों और जंतुओं दोनों में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है पौधों में, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऊंट में, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा में, ऑप्शन नंबर सी तिलचट्टा में और ऑप्शन नंबर डी मानव में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सी होगा, तिलचट्टा में। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आप लोगों का कि रक्त क्या है। तो रक्त ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ, बी है उत्तक, सी है कोशिका और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रक्त को हम उत्तक बोलते हैं, तो इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वह उत्तक होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है यूरोक्रोम और ऑप्शन नंबर डी है क्रोमोप्लास्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है यूरोक्रोम। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी जंतु के बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि वैसे जीव जो जिसमें दोनों तरह के लिंग पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों तरह के लिंग पाए जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि हाथी, ऑप्शन नंबर ए हाथी है, ऑप्शन नंबर बी गाय है, ऑप्शन नंबर सी कुत्ता है और ऑप्शन नंबर डी केचुआ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह होगा केचुआ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वृक्क से, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ा से, ऑप्शन नंबर डी है यकृत से और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वह होगा यकृत से, यानी क्वेश्चन नंबर इसका जो आंसर होगा वह सी होगा, यकृत से। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। ऑप्शन नंबर ए है CFC जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी है DDT जिसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोइथेन और ऑप्शन नंबर सी है ATP जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह बी होगा DDT जिसको हम लोग डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरोइथेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब आप लोग आहार श्रृंखला के बारे में पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि हरे पौधों को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता जब आप लोगों ने आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा तो उस समय आप लोगों को बताया गया होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वह उत्पादक होते हैं ना, और हरे पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए है अपघटक, ऑप्शन नंबर बी है शाकाहारी,
ऑप्शन नंबर सी है मांसाहारी और ऑप्शन नंबर डी है सर्वाहारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का अर्थ होता है भूमिगत, भूमि धन गत। भूमि का मतलब होता है जमीन यानी भूमि, और गत माने होता है नीचे, अर्थात भूमि के नीचे जो जो जल पाया जाता है उसको हम लोग भूमिगत जल के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है कुआं, ऑप्शन नंबर बी है नदी, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र और ऑप्शन नंबर डी है तालाब। तो जो हमारा भूमिगत जल का उदाहरण है वह कुआं है, अर्थात ऑप्शन ए सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। ए मेंडलवाद, बी लमार्कवाद, सी डार्विनवाद और डी सूक्ष्म विकास। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वह डार्विनवाद है, यानी आंसर हम लोगों का सी होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हरे पौधे कहलाते हैं ए उपभोक्ता, बी अपघटक, सी उत्पादक और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अंडोत्सर्ग का कारण है ए एलएच यानी ल्यूडिनाइजिंग हार्मोन, बी एस्ट्रोजन, सी एफएसएच जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हम लोगों का सही है ल्यूडिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती है। ए अंडाशय में, बी अमाशय में, सी अग्नाशय में और डी वृक्क में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा अग्नाशय में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। ए आयरन, बी मैग्नीज, सी क्लोरीन और डी आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा डी आयोडीन। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निश्चल कर्णिकाएं पाई जाती है। ए नेफ्रॉन में, बी न्यूक्लियस में, सी न्यूरॉन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा 26 नंबर का वह होगा सी न्यूरॉन में। क्वेश्चन नंबर 27 है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1.5 से 2 केजी तक, ऑप्शन नंबर बी है 0.5 से 1.5 केजी तक, सी 1.2 से 1.4 केजी तक और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वह सी है 1.2 से 1.4 केजी तक होता है। क्वेश्चन नंबर 28 अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग सभी को पता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस चश्मे का व्यवहार करते हैं। और एक में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो एक में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो और इसका ऑप्शन जो है पहला है वास्तविक तथा सीधा, बी काल्पनिक तथा सीधा, सी काल्पनिक उल्टा और डी वास्तविक उल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वह काल्पनिक और सीधा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। यह क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए पहले है इसका आभासी, ऑप्शन नंबर बी है सीधा, ऑप्शन नंबर सी है छोटा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो एक बात आप लोग कभी भी याद रखोगे कि जब भी अवतल लेंस का बात आता है तो इसमें आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है और सभी को पता है कि जब भी आभासी लगता है तो आभासी के साथ सीधा लगता है,
ठीक है। और इसमें प्रतिबिंब जो होता है छोटा भी बनता है, अत्यंत छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो हम इसके लिए ऑप्शन डी को सही मानेंगे। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ये सभी को पता होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जूल। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। तो ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी है परावर्तन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा प्रकीर्णन, जिसको स्कैटरिंग कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है, सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है +5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी है -5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है -2 डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी है +2 डायोप्टर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह +2 डायोप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो सभी को पता है कि एक प्रिज्म होता क्या है। तो 2 त्रिभुजाकार और 3 चतुर्भुजाकार सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग प्रिज्म के नाम से जानते हैं। तो 3 और 2 कितने, 5 सतह हुए, अर्थात हम बोल सकते हैं कि एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए पुतली द्वारा, बी परितारिका द्वारा, सी दृष्टिपटल द्वारा और डी पक्षमाभी पेशियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा, क्योंकि पक्षमाभी पेशियों के मैंने सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही फोकस दूरी घटती या बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप सभी को यह पता होगा कि प्रकाश प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है फोटोग्राफिक कैमरा का विदृश्यक होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। तो आप सभी को यह पता होगा कि फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती हो तो प्रवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो इसी बात को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के सामने से होकर गुजरती है तो प्रवर्तन के बाद वह एफ बिंदु को काटती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा यानी फोकस से, यह हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए फोकस से सही है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी विचलन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वह बी है, वर्ण विक्षेपण। अब क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। तो यह ऊर्जा जो है पवन के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए उच्च दाब की हवा, बी स्थिर हवा, सी गतिमान हवा और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उच्च दाब की हवा, यह सही है। अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी कभी कभी धनात्मक,
डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वह ए है, ऋणात्मक। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? पहला है आयोडीन, बी ग्रेफाइट, सी सल्फर, डी हीरा। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें जो बी ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है, जो कि एक एक्सेप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो 1 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा, और 100 सेंटीमीटर को अगर जो हम 2 से भाग करते हैं, क्योंकि F = R/2 होता है, तो वह 50 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही होगा, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है। तो एक बात कभी भी आप लोग याद रखिएगा कि जब भी कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर भागती है, लेकिन जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर भागेगी। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा वह कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि वह किरण अविलंब से दूर भागेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा, अविलंब से दूर। अब क्वेश्चन नंबर 46 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है ए जनित्र, बी मोटर, सी एमीटर और डी गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है, जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी बायोगैस। अब इसमें से गैर परंपरागत अगर ऊर्जा की बात की जाए, ऊर्जा का स्रोत, तो पवन, सौर और बायोगैस है, और सी जो है कोयला जो है वह एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा, कोयला। अब क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? ऑप्शन नंबर ए विचलन, ऑप्शन नंबर बी विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी परावर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा वह होगा विचलन, ए। अब क्वेश्चन नंबर 49 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, यानी हम लोग के घर में जो भी विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है ऑप्शन नंबर ए 220 वोल्ट दिश धारा यानी डायरेक्ट करंट, बी 12 वोल्ट दिश धारा यानी डायरेक्ट करंट, और सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, और डी 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह हम लोग का सही है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अब क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि जस्ता की परमाणु संख्या है, तो जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है हम लोगों का वह सही है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा को हम धोने वाला सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो धोने वाले सोडा के लिए ऑप्शन है ए Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 × 7H2O, ऑप्शन नंबर सी है Na2CO3 × 5H2O, और ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3 × H2O। तो ऑप्शन जो होगा हम लोग का करेक्ट आंसर Na2CO3 × 10H2O होगा, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 हम लोगों का है, निम्नांकित में कौन परबल क्षारक है? तो ऑप्शन नंबर ए MgOH का होल 2 है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी NH4OH है, ऑप्शन नंबर सी NaOH, ऑप्शन नंबर डी CuOH का होल 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिलेराइट, आयरन पाइराइट वगैरह जो होते हैं वह आयरन के अयस्क होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह बी सही होगा, आयरन, Fe। अब क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है
कि सल्फाइड एसिड का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए द्रवण विधि, ऑप्शन नंबर बी हाथ से चुनकर, ऑप्शन नंबर सी निस्तापन और ऑप्शन नंबर डी फेन प्लॉन विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह फेन प्लॉन विधि होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 55 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जब जिंक की अभिक्रिया जिंक प्लस ऑक्सीजन, जब जिंक और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद जिंक ऑक्साइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी है उदासीनीकरण और ऑप्शन नंबर डी है अपघटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है, पहला है C2H5OH, दूसरा है C6H12O6, तीसरा है H2SO4 और चौथा है C5H15N7। तो जो हम लोग का करेक्ट आंसर है C6H12O6 है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में ए विलेय होता है, बी अविलेय होता है, सी आयनित होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी आयनित होता है, क्योंकि सभी को पता है कि जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब जल में घुलता है तो उस स्थिति में वह H+ और Cl- में टूट जाता है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि यह जल में आयनित होता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं तो वह होता है 2 और 1। तो 2 तो होते हैं इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा 1। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह में सभी को पता है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन पाए जाते हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो एक तत्व हीलियम ही है जो शून्य ग्रुप में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी होगा, हीलियम। अब क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन, बी पोटेशियम, सी आयोडीन और डी सोडियम है। तो इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की अगर जो बात की जाए तो फ्लोरीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि हमारा शरीर का पीएच मान होता है, तो हमारा जो शरीर का पीएच मान होता है वह 7 से 7.8 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह हम लोग का सही है, 7 से 7.8। अब क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? ऑप्शन नंबर ए Na2O, ऑप्शन नंबर बी है CuO, ऑप्शन नंबर सी है CaOH का होल ट्वाइस और ऑप्शन नंबर डी है H2SO4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? यानी रंग परिवर्तन द्वारा अम्लीयता क्षारीयता को बताने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए है हल्दी, बी है लिटमस पत्र, सी है मेथिल ऑरेंज और डी है लाल पत्ता गोभी। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा, लिटमस पत्र। अब क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके बनाता है ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी कार्बोलिक अम्ल और सी कार्बोनिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है, कार्बोनिक अम्ल।
अब क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र आप लोगों ने याद किया होगा कि कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही है, CuFeS2। अब क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ए जिंक, बी सोना, सी लोहा और डी तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सोना, यानी सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो अगर जो क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में हम बात करें तो उसमें सबसे पहले होता है पोटेशियम, फिर उसके बाद से कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वह है हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जिंक यानी जस्ता है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर जो बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 69 है कि किसी अधातु के बायतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो जब भी धातु का बात आता है तो धातु में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब भी अधातु का बात आता है तो अधातु में 1 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1 के साथ 7, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5 और 4 के साथ 4 को जोड़ा जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6 या 7 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है। अब क्वेश्चन नंबर 70 का बात अगर जो किया था तो 70 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल निम्नलिखित में किन की मिश्र धातु है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है, कॉपर और जस्ता। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में कौन समावयवी है। इसमें से पहला है मेथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर, बी एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, सी एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर और डी एथीन और एथाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। अब क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है कि CH3O C2H5 का आयुपेक प्रणाली के अनुसार नाम है। ए मेथॉक्सीएथेन, बी प्रोपॉक्सीमेथेन, सी एथॉक्सीमीथेन और डी एथिल मेथिल ईथर। तो हम लोग का आंसर जो होगा वह ए होगा, मेथॉक्सीएथेन। अब क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं कि लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का ऑक्साइड जो प्राप्त होता है वह Fe3O4 होता है, यानी ऑप्शन हम लोग का ए जो होगा वह करेक्ट होगा, Fe3O4। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, यानी 16 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन है ए जस्ता, ऑप्शन बी है Fe, ऑप्शन सी है Cu और ऑप्शन डी है Mg। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सी, Cu यानी कॉपर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है। इस मिश्र धातु का नाम है ए सोल्डर, बी ब्रोंज, सी पीतल और डी जर्मन सिल्वर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह बी ब्रोंज होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। ए हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों और डी जिंक ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 78 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम,
बी कॉपर, सी चांदी और डी पारा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह हम लोगों का सही है, चांदी। अब क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 के अयस्क में उपस्थित द्रव्य कहलाते हैं, यानी अशुद्धियां। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को हम गैंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही होगा, गैंग। अब क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है घात वर्धनीयता, बी है उष्मीय चालकता, सी है तन्यता और डी है कठोरता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा तन्यता, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक सेट को सफलतापूर्वक पढ़ लिया है। अब अगला सेट जल्दी ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल वन एजुकेशन के साथ बने रहें, क्योंकि सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू।